हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का तीसरा पाठ ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, फिर से याद करें। और यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो किन के जोड़े बनाने आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर। यह है सबसे पहले रैयत और इसके साथ लिखा है ग्राम समूह, फिर है महाल, इसके साथ लिखा है किसान, फिर है निज रैयतों की जमीन पर खेती, और फिर है रैयती यानी बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। ठीक है, तो आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं। कैसे बनाएंगे आइए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। आप लिखेंगे रैयत के साथ लिखेंगे किसान, ठीक है, महाल के साथ ग्राम समूह और निज के साथ बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, और इसके बाद रैयती के साथ लिखेंगे रैयतों की ज़मीन पर खेती। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए क्या है, यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को और फिर खाली स्थान दे रखा है से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में बच्चों, रिक्त स्थान में लिख सकते हैं नील, यहाँ पर लिखेंगे नील। ठीक है, और इसके बाद आइए देख लेते हैं। ख है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग और फिर रिक्त स्थान दे रखा है के कारण बढ़ने लगी। तो रिक्त स्थान में आप लिख सकते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, इसके बाद ग है आपके लिए रिक्त स्थान है सबसे पहले की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में बच्चों, रिक्त स्थान में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कृत्रिम रंग। ठीक है, इसके बाद अगला है घ चंपारण आंदोलन और रिक्त स्थान है बच्चों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था, नील बागान मालिकों के। ठीक है, आप रिक्त स्थान में लिख सकते हैं और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आपके लिए आइए विचार करें। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो जानते हैं आप बच्चों क्या था अस्थायी बंदोबस्त, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे अस्थायी बंदोबस्त और हेडिंग डालकर लिखें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। और फिर नंबर 1 लिखें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, नंबर 2 लिखें जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। ठीक है, नंबर 3 लिखें जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। अगला लिखेंगे नंबर 4 किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए, वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। ठीक है, और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों महालवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो जानते हैं आप बच्चों कैसे अलग थी, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं सन 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। इसे महालवारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। महालवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले निम्नलिखित बातों से अलग थी। और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क इस व्यवस्था में राजस्व को सदा के लिए अस्थायी नहीं रखा गया बल्कि समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। इसके विपरीत अस्थायी बंदोबस्त में राजस्व को सदा के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगला लिखेंगे ख राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को सौंपने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी जबकि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में यह दायित्व जमींदार के पास था। ठीक है, फिर लिखेंगे ग महालवारी व्यवस्था में एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर ग्राम समूह यानी महाल से होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। आई बात समझ में, और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है बच्चों राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो क्या समस्याएं पैदा हुई थी बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा समस्याएं। और नंबर 1 लिखेंगे जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और गांव छोड़कर भाग रहे थे। ठीक है, ये पहली समस्या। और दूसरी समस्या मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ठीक है, इस प्रकार से आप अपने 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो जानते हैं आप बच्चों क्यों कतरा रहे थे? उत्तर में आप लिख सकते हैं क्योंकि नील की खेती में परिश्रम के साथ साथ लागत भी बहुत अधिक लगती थी। खेत के सबसे अच्छे भाग में ही नील की खेती हो पाती थी। नील का उत्पादन जिस भाग में होता था वहाँ की उर्वरा शक्ति अत्यंत कम हो जाती थी, जिससे अन्य फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। लागत बहुत अधिक होने तथा इसकी तुलना में उत्पादन का दाम अत्यंत कम मिलने से रैयत आर्थिक परेशानियों में घिरने लगे। इसलिए रैयत नील की खेती से कतरा रहे थे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने छठे प्रश्न का उत्तर। सातवां प्रश्न है बच्चों, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, बंगाल में नील के उत्पादन के धराशायी होने की परिस्थितियां। और हेडिंग डालकर लिखें बच्चों। नंबर 1, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। ठीक है। नंबर 2 लिखें, रैयतों ने निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को निमंत्रण करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। ठीक है। नंबर 4 लिखें, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों शुरू होते हैं यहाँ पर प्रश्न, आइए करके देखें। और यहाँ पर 8वां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। तो जानते हैं आप बच्चों क्या था चंपारण आंदोलन? नहीं जानते? उत्तर में आप लिख सकते हैं, अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। इसके बाद पॉइंट बना के लिखें। नंबर 1, गांधी जी ने नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। नंबर 2, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। चौथा लिखेंगे, अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। ठीक है बच्चों, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या क्या फ़र्क थे? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, चाय या कॉफ़ी बागानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएं व अंतर। ठीक है। और फिर पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, चाय बागानों में मजदूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चाय या कॉफ़ी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय अधिक काम होता था। तीसरा लिखेंगे, चाय या कॉफ़ी बागानों में मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर रोज़ इसी प्रकार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।